जी। तो हमारा जी टॉपिक है जी A2 का अकाउंटिंग। A2 का टॉपिक है अकाउंटिंग का बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज में बेसिकली तीन टॉपिक्स कवर होती हैं आपके। सबसे पहले उसमें आपका आता है जी सेल ऑफ बिजनेस, फिर आपका आता है परचेज ऑफ बिजनेस, और फिर आपका आता है अमालगमेशन। Nowadays we are finding questions from amalgamation also, because now that has become a very important chapter. वैसे भी डेविड हॉपकिंस की बुक में आपको अमालगमेशन के सवाल मिलेंगे, जो आपकी जो है वो रिकमेंडेड बुक है। तो परचेज गुडविल का मतलब ये, परचेज ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि अनलेस द बिजनेस इज नॉट गोइंग टू सेल, नॉट गोइंग टू सेल, वी आर नॉट गोइंग टू परचेज इट। सो परचेज ऑफ बिजनेस के दो डिफरेंट सिनेरियो हैं, एक सेल ऑफ बिजनेस और एक परचेज ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू हैपन इन द सेम वे वट एवर यू हैव स्टडीड इन द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस के अंदर ए लेवल्स में परचेज ऑफ लिमिटेड कंपनी, परचेज ऑफ पार्टनरशिप बाय लिमिटेड कंपनी आता है। द कंपनी इज टेकिंग ओवर द पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो लिक्विडेट होता है, डिजॉल्व होता है, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं, बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं आप। और परचेज ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नई कंपनी है वो टेक ओवर करती है इसको, पार्टनरशिप बिजनेस को। whenever a new company is going to take over the partnership business or any other business, then there is something, some goodwill always arise, some amount of goodwill will always arise. That goodwill is not called, that goodwill is called purchased goodwill. We have two types of goodwill. एक होती है आपकी inherent goodwill या existing goodwill या already created goodwill, which has been created by the partnership firm and which they believe that the goodwill is worth of that amount. ठीक है, and that goodwill is not supposed to be recorded in the books because it is against the accounting concepts, money management and prudence, तो हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन जो परचेज गुडविल है वो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मनी वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है जी, और उसका फायदा भी हमें होता है। कैसे? सपोज करते हैं हमने किसी बिजनेस के एसेट्स टेक ओवर किए 1 लाख के, यानी उस बिजनेस के एसेट्स हमारे एसेट्स बन गए अब, क्योंकि हमने टेक ओवर जो कर लिया उसको, तो 1 लाख के एसेट्स हमारे बन गए, और उसकी लाइबिलिटीज हमारी लाइबिलिटीज बन गई, जो कि ट्रेड पेबल्स की फॉर्म में थे 20,000 के। सो द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, नेट एसेट्स मींस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आर गोइंग टू बी 80,000। वी आर सपोज टू मेक द पेमेंट to that business, if we are going to purchase them 80,000, but we are making the payment 90,000. So 10,000 whatever we are paying more than the net assets, that is the amount of goodwill. So whatever you have paid over and above the net assets while purchasing a business, that is called goodwill, and it is called purchase goodwill, and that will be recorded in the books of account. It is a intangible non-current asset to be written in the balance sheet. So far in the course we have revalued goodwill based on what a partnership believes that the goodwill is worth. This is known as inherent goodwill, already created goodwill, और ये तभी आती है जब बिजनेस हमारा सेल होता है। इनहेरेंट गुडविल हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है जी, और बैलेंस शीट में भी कंपनी के नहीं आती। लेकिन जो परचेज गुडविल है, व्हेन ए बिजनेस इज परचेज्ड एज ए गोइंग कंसर्न, देयर विल बी यूजुअली सम गुडविल पेड फॉर। दिस इज परचेज गुडविल, एंड परचेज गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न। ये वैल्यू ऑफ द बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न का मतलब है परचेज कंसिडरेशन। जैसे कि वॉल्स और पोल्का का आपस में मर्जर हुआ, तो पोल्का हैज द net assets of Polka, the liabilities, the assets of Polka were supposed to be 2 lakh, and the liabilities of Polka which has been taken over by Walls, that are going to be 50,000. So the net assets is going to be 1,50,000. That is the amount which Walls should have paid to Polka for the purchase of business. लेकिन 1,50,000 की जगह वॉल जो है वो 2 लाख पेमेंट करता है, क्योंकि पोल्का उसे कहते हैं कि हमने 2 लाख रुपए लेना है, क्योंकि 50,000 की जो हमने गुडविल बनाई हुई है इतने सालों में, उस गुडविल को भी अब आप एंजॉय करोगे, वो पैसे हम आपसे वसूल करेंगे। दैट इज नोन एज परचेज गुडविल, राइट, एंड दैट इज, हम उसकी पेमेंट भी कर चुके हैं और उसका फायदा भी हमें होना है। तो वो गुडविल जो है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट नहीं है, वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट के नाम से, ठीक है जी। और वो डिफरेंस किसका होता है? नेट एसेट्स का और परचेज कंसिडरेशन का। Purchase consideration is basically the fair value which has been decided between the
टू पार्टीज, द सेलिंग बिजनेस एंड द परचेजिंग बिजनेस, के इतनी अमाउंट पे हम दोनों एग्रीड वैल्यू भी कहते हैं इसे हम, एग्रीड वैल्यू कि हम एग्री हैं कि हम बिजनेस खरीदना चाहते हैं और वो बेचना चाहते हैं। तो 1,50,000 बनते थे नेट एसेट्स, लेकिन एग्री वैल्यू क्या हुई, एग्रीड वैल्यू क्या हुई, या परचेज कंसिडरेशन क्या हुई, 2,00,000। तो 2,00,000 हम पे करेंगे अब, वॉल्स पोल्का को 2,00,000 पे करेगी, 50,000 किस चीज का पे कर रहे हैं, गुडविल का, ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं लिमिटेड कंपनी की, और वो बुक्स में रिकॉर्ड भी की जाती है। इसके स्टेप क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको रिकॉर्ड भी करते हैं। सेल्स गुडविल हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, देखिए कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने लैंड एंड बिल्डिंग जो है टेक ओवर की है, कि 1,00,000 की। इसी तरह फर्नीचर या मशीनरी टेक ओवर हुई है, हमने की है देखिए 30,000 की। फर्नीचर हमने टेक ओवर की है 20,000 का, ठीक है जी। यानी ये एग्रीड वैल्यू जो हमारे दरमियान उसके दरमियान तय पाई है, क्योंकि अब उसके एसेट्स हमारे एसेट्स बन गए हैं 10,000 के इन्वेंट्री। और भी हो सकते हैं, ट्रेड रिसीवल भी हमने टेक ओवर कर लिए कि हम उनसे कुछ पैसे कलेक्ट कर लेंगे, कितने के, 5,000 के। और ट्रेड पेबल्स भी हमने टेक ओवर किए, क्योंकि अब जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके ट्रेड पेबल हमारे ट्रेड पेबल्स बन गए हैं 20,000 के। यहाँ पर आपका आ जाएगा XYZ लिमिटेड, सॉरी पार्टनरशिप बिजनेस का नाम आ जाएगा, जिसको हमने क्या लिख सकते हैं, AB, इसको हमने पेमेंट करनी है। अब देखिए हमारे नेट एसेट्स कितने मिलते हैं। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 1,00,000 की है, मशीनरी हमारी 30,000 की है, फर्नीचर 20,000 का है, इन्वेंट्री 10,000 की है, और ट्रेड रिसीवल 5,000 की है। सो द नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय अस, हमने जो एसेट टेक ओवर कर लिए हैं पार्टनरशिप बिजनेस के, वो कितने बने टोटल करके, 1,65,000। दे आर गोइंग टू बी द नेट एसेट्स। केस कंसिडरेशन जो हमारी तय पाई है, एग्रीड वैल्यू भी कह सकते हैं आप, वो हमारी तय पाई है कितने में, सॉरी नेट एसेट्स मैंने गलत किए हैं, नेट एसेट्स टोटल एसेट्स आपके हैं, इसमें से लायबिलिटीज भी तो माइनस करनी है ना आपने, तो वो लायबिलिटीज भी अब आप पे करेंगे। हमने जो एसेट्स टेक ओवर की है, हमने लायबिलिटी भी तो टेक ओवर की है ना, वो आपकी क्या आ जाएगी जी, कितनी आपकी 20,000 की। अब आपके आ जाएंगे नेट एसेट्स, जितने पैसे हमें एक्चुअली तौर पे देने चाहिए थे फॉर द परचेज ऑफ द बिजनेस, 165,000 minus 20,000, this is going to be 145,000. They are going to be the net assets of the business. कितने पैसे हमें देने चाहिए, लेकिन हमारी जो परचेज कंसिडरेशन या एग्रीड वैल्यू आप चाहिए, दोनों बंदे राजी हुए हैं, वो हमारी तय पाई 1,50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 जो हम एक्स्ट्रा बेटा पे कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली वी आर पेइंग फॉर गुडविल। हमने एसेट उसके बनते थे कितने, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं, 5,000 एक्स्ट्रा। तो जो 5,000 एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, वो किस चीज का हम पे कर रहे हैं, वो गुडविल का हम पे कर रहे हैं। इसे कहते हैं परचेज गुडविल, और इसको हम बेसिकली बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और बुक्स में हम इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके फिर हम आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बताया है हम किस तरीके से परचेज गुडविल जो है उसको मैयर करेंगे या उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब देखते हैं सवाल में, एबी कंपनी को हमने पैसे कितने देने हैं बेटा, 1,50,000। जो डिफरेंस आपका आएगा इन अमाउंट्स के दरमियान का, वो पैसे जो हम दे रहे हैं वो किस चीज के हैं बेटा, वो गुडविल के हैं, और वो हमने निकाल लिए, गुडविल के पैसे कितने बने हमारे 5,000। ये अमाउंट हमने बैलेंसिंग फिगर से फाइंड की है, गुडविल की अमाउंट हमने बैलेंसिंग फिगर से फाइंड की है। देखें, डेबिट ऑल द एसेट्स टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू बिजनेस, तमाम एसेट्स को हम टेक ओवर कर रहे हैं, डेबिट कर देंगे। यूज द एग्रीड वैल्यू, नॉट नेसेसरली द बुक वैल्यू फ्रॉम द बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट वैल्यू यूज नहीं करेंगे, हम एग्रीड वैल्यू यूज करेंगे जो हमारे दरमियान तय पाई। इन मोस्ट केसेस बैंक कैश बैलेंस आर नॉट टेकन ओवर
इंक्लूड ए लाइन इन द जर्नल फॉर गुडविल ऑल्दो यू मे नॉट नो द अमाउंट येट। तो हम एसेट्स को डेबिट कर देंगे जैसे कि सामने लिखा हुआ है, वही एसेट्स जो मैंने गुडविल में अभी कैलकुलेशन में शो किए हैं सारे के सारे एट देयर एग्रीड वैल्यूज। और देयर विल ऑलवेज बी गुडविल ऑन द परचेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसका हम जगह छोड़ देंगे। फिर क्रेडिट द लायबिलिटीज दैट आर बीइंग टेकन ओवर इन द परचेज, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे, जैसे अकाउंट पेबल है, लोन है, गुडविल की जगह छोड़ देंगे हम। और नीचे आ जाएगा आपका जितनी क्रेडिट द कंसिडरेशन पेमेंट मेड टू करंट ओनर, जितनी आपकी डिसाइड हुई है पेमेंट, इस तरीके से भी आप पे कर रहे हैं, तो वो आपका इशूड शेयर कैपिटल है। क्योंकि आप पेमेंट कैश की सूरत में नहीं कर रहे, आप शेयर की सूरत में पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपया आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, शेयर प्रीमियम 50,000 का, और बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। कैसे? क्रेडिट द कैपिटल फॉर द पार वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड एंड शेयर प्रीमियम फॉर द बैलेंस। ठीक है, दिस कंसिडरेशन इज ए मिक्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड कैश। और कैश को आपने नहीं करना, 50,000 हम कैश की सूरत में पे कर रहे हैं। अब आप डिफरेंस लेकर गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपके पास आ जाएगी। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस वो मैंने कैलकुलेशन से पहले शो कर दिया, 71,600 इज गोइंग टू बी योर गुडविल की कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर लेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर निकाली है। इसका टोटल कर लें, अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका बराबर ही आएगा, यानी क्रेडिट साइड डेबिट साइड बराबर है। ए बी लिमिटेड को हमने 1,50,000 पे करना है। बट हम कैसे पे कर रहे हैं ए बी को 1,50,000? हम एक तो ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रहे हैं उसको, वो शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू किया तो शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा, सारी बात। और बाकी पैसे बैंक की सूरत में हम दे रहे हैं। डिबेंचर भी हम इशू कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर जो है वो आपके 1 लाख के हैं, और प्रीमियम जो है 1.1 का शेयर था, 10,000 का प्रीमियम, और बाकी पैसे हम बैंक की सूरत में पे कर रहे हैं, जो कि आपके कितने आ जाएंगे बेटा? 30,000। ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, सवाल आपको इस तरीके से बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम कैसे। तो परचेज ऑफ बिजनेस का पहले पॉइंट ऑफ व्यू है सेल, सही है। पहले सेल होता है जिसमें रिलेशन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनती है, जैसे पहले बनाते रहे। ठीक है। और परचेज ऑफ बिजनेस में जो दूसरी कंपनी के जो खरीद रहे हैं आप जिनको, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज आपके एसेट लायबिलिटी बन जाएंगे, सारी बात है। और उसके बदले आप उनको पेमेंट करेंगे। उसमें कुछ शेयर की सूरत में पेमेंट हो सकती है, बैंक की सूरत में पेमेंट हो सकती है, इस सूरत में पेमेंट। सही है, बैंक 40,000 नहीं आएगा? इस तरीके से हमने ये स्टेप्स जो सारे जो हैं वो बिजनेस परचेज के हमने रिकॉर्ड किए कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात आती है वो आपकी सबसे पहले आती है, दैट इज गोइंग टू बी योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो मैंने शो करके दिखा दी है कि हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। जो एसेट्स आप टेक ओवर कर रहे हैं उसकी अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे, एसेट्स की टोटल कर देंगे उसका, ये आपके एसेट्स आ जाएंगे, टोटल एसेट्स, उसमें लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, ट्रेड पेबल, 1,45,000 आपके आ जाएंगे नेट एसेट्स। अब परचेज कंसिडरेशन 1,50,000 है जो हमारे दरमियान तय पाई है, तो 5,000 जो आप पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, दैट इज फॉर द गुडविल। वो हम गुडविल के पैसे पे कर रहे हैं 5,000 उसको, उनको। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें आपका आता है, पेमेंट जो हम करते हैं ना, वो नॉर्मली हम उनको इशू करते हैं डिबेंचर। डिबेंचर हम कितनी मालियत के इशू करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। डिबेंचर हम जो है ना वो कितनी मालियत के इशू जो है वो करेंगे। लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने आपको लोन दिया है ना, तो हम उस पार्टनर को उतनी ही अमाउंट के नई कंपनी डिबेंचर इशू कर देती है। बेटा वो लोन के पैसे जो उसने पार्टनरशिप बिजनेस को दिए हैं वो भी तो उसको वापस करने हैं ना। वेरी ऑफन अ बिजनेस परचेज क्वेश्चन विल बी include a company acquiring a partnership. It is common in this question for there to be a loan from partner. In this instance, it is usual for a debenture to be issued to the partner for the loan. तो लोन के बदले हम डिबेंचर इशू कर देते हैं, और लिखा क्या होता है उसके अंदर, इट इज यूजुअली वर्डेड सो दैट पार्टनर कंटिन्यू टू रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर द टेक ओवर हैज एज बिफोर। इंटरेस्ट ऑन लोन है और इंटरेस्ट ऑन वो सेम टू सेम रहेगा। ये देखिए, एज ए पार्टनर इन ए फर्म दैट इज बीइंग परचेज, द पार्टनरशिप बुक शो लोन कितना है आपका 1 लाख का, और उस पर इंटरेस्ट कितना है 9%। इंटरेस्ट कितना आ गया 9,000। अब वो कहता है जो 9,000 है डिबेंचर पर इंटरेस्ट भी इतना ही आना चाहिए 9,000। डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं 6%, ठीक है ना? द कंपनी विल इशू 6% डिबेंचर। इसका मतलब है डिबेंचर का 6% शुड बी इक्वल टू 9,000। सो 9,000 इज इक्वल टू 6% ओवर डिबेंचर, तो 1,50,000 के डिबेंचर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी, इसको मैं जरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ समझाने के लिए। सपोज करें आपका जो लोन था 1 लाख का था, और उस पर इंटरेस्ट था कितना 9%।
9% इंटरेस्ट कितना आता है बेटा? 9,000। उसने क्वेश्चन में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, अमाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बराबर होगा। क्वेश्चन में ये कंडीशन है, he will receive the same amount of interest even on debenture whatever he was receiving on loan। यानी लोन पे जो इंटरेस्ट है which is 9,000, ये बराबर है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के। और डिबेंचर पर इंटरेस्ट कितना है बेटा? वो 6% है। 6% ऑफ डिबेंचर, वो क्वेश्चन में दिया होगा बेटा। डिबेंचर की अमाउंट आप इस तरह निकाल लेंगे, डिबेंचर बराबर किसके आएंगे? 9,000 डिवाइडेड बाय 0.06। आपके पास डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी। कितनी आती है? कितने डिबेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे लोन के बदले? कितने आ जाएंगे जी? 1,50,000। इस तरह हम डिबेंचर की अमाउंट निकालेंगे कि लोन की जो 1,00,000 की पेमेंट हम कर रहे हैं, लोन जो 1,00,000 का हम वापस कर रहे हैं, उसके बदले हम उसी पार्टनर को डिबेंचर इशू कर रहे हैं 1,50,000 की। लेकिन वो निकाला कैसे? उसने अमाउंट तो डिबेंचर की दी नहीं हुई। उसने निकाले कि वट एवर अमाउंट यू आर रिसीविंग एज इंटरेस्ट ऑन लोन दैट विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हमने इसे इक्वेशन बना लिए और इस इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट पुट की, तो दैट शुड बी इक्वल टू 6% ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर की अमाउंट हमारे पास निकला 1,50,000। इस तरीके से हम डिबेंचर की अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी इसका बेसिक लेक्चर ही अभी हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि बेसिक लेक्चर हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो भी हमारे सवाल है आगे, ये एंट्री के एक सवाल है, एंट्रीज के, वो मैं चाहूंगा कि आप घर में ट्राई जरूर कीजिएगा, वरना कल तो हम इंशाल्लाह कर ही लेंगे। वो सवाल में सब पीछे रह गए, वो बिजनेस परचेज के टॉपिक से भी पहले है। ये सवाल है वो, ये एलिस एंड ब्रूनो डी लिमिटेड है, ठीक है जी। और ये देखें, ये परचेज कंसिडरेशन आप 2,66,000 की तय कर रहे हैं। 56,000 कैश है, 60,000 इन 8% डिबेंचर और बाकी के शेयर्स हैं, ठीक है जी। और वो कहता है बुक्स ऑफ डी लिमिटेड में आपने जनरल एंट्री पास की करनी है। एंट्रीज ही पास करने को सवाल में आपको कहा है, तो आप इसका ट्राई जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप सॉल्व कर सकें, लेकिन इसको ट्राई करने में कोई हर्ज जो है वो नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इन राइटिंग में रिकॉर्ड करनी है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। कुछ चीज़ें हम आपको लिखनी पड़ेंगी, तब बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। सर कल लिखवा दीजिएगा। तो इन बिजनेस परचेज नॉर्मली, देखिए मैं लिखवा रहा हूँ, इन बिजनेस परचेज नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड। In business purchase, normally 3 types of calculations are required. Number one, okay, number one, calculation of purchase consideration. Number one है आपका calculation of purchase consideration. ब्रैकेट में इसके आगे लिख लें from the selling business point of view. Calculation of purchase consideration ब्रैकेट में लिख लें from the selling business point of view. सर जी नंबर वन आपका क्या है जी? नंबर वन जो आपका आता है वो है आपका क्या भला, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम द सेलिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फ्रॉम द परचेजिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फ्रॉम द परचेजिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और नंबर थ्री, कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। नंबर थ्री, कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम।
लिखिए सर। ठीक है, वही बात। उसके बाद तीसरा स्टेप मैंने बताया था, कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। अब नेक्स्ट आपने इससे आगे जो है वो लिखना है कि बिजनेस परचेज के हवाले से, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, if nothing is mentioned in the question, if nothing is mentioned in the question about any asset or liability, if nothing is mentioned in the question about any asset or liability, we will assume, we will assume that, we will assume that they are taken over by the new business at balance sheet values. If nothing is mentioned about any asset or liability, we will assume that they are taken over by the new business at balance sheet values. If nothing is mentioned about any asset or liability, we will assume that they are taken over by the business, by the new business, sorry, at balance sheet values. तो टेक ओवर उसने कर लिए बैलेंस शीट वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, वही बात। जी सर। तो ये हमने क्वेश्चन जो है वो आपको मैंने समझाया कि बिजनेस परचेज में तीन कैलकुलेशन हम करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन करते हैं, और शेयर प्रीमियम के अमाउंट की कैलकुलेशन भी करते हैं। पेपर में नॉर्मली एंट्रीज पास करने का सवाल नहीं आता, लेकिन पेपर में अभी मैंने जैसे कि दिखाया था, एंट्रीज का सवाल पेपर में आ गया था अक्टूबर नवंबर 1933, अक्टूबर नवंबर 1933 में सवाल ये आया था। और आपको पता है इससे पहले ये सवाल 2001 में आया था एंट्रीज का, उसके बाद उसने 19 में जाके फिर दे दिए एंट्रीज का सवाल। तो इसमें आपने नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी होती है। एक बिजनेस तो डिसॉल्व हो रहा है ना, और जो दूसरा बिजनेस नया बिजनेस है जो टेक ओवर कर रहा है, उसकी बैलेंस शीट आप बनाते हैं और उसमें जो एसेट्स टेक ओवर किए होते हैं वो ऐड करके आप नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देते हैं। जो एसेट्स टेक ओवर किए होते हैं वो ऐड करके नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। यानी इस तरीके से हम नई बैलेंस शीट डेवलप करते हैं। और जो सेलिंग बिजनेस है वो तो सेल हो ही रहा है, आपको पता ही है। इसमें एक नई एंट्री पास करते हैं हम, और वो एंट्री क्या होती है बेटा, वो बता रहा हूँ। ए बी लिमिटेड या ए बी जो भी कह लें, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नई एंट्री हम पास किस अमाउंट से करते हैं, अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से ही हम एक्स्ट्रा एंट्री पास करते हैं, पहले हम नहीं करते थे। और ये अमाउंट कितनी इसकी आ जाएगी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी एक सवाल देख चुके हैं एग्जाम्पल। इसी को देखता हूँ मैं, 1,50,000, और इधर भी आपका आ जाएगा 1,50,000। ये आपका आ जाएगा। ये आपके सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी बात। सर ये आपके पास चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, रिकॉर्ड हो गई हैं। AB2 रियलाइजेशन अकाउंट हमने रिकॉर्ड कर दी।
सर। एंट्री कैसे पास हुई है? एबी को मैंने डेबिट किया, मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, मैंने पैसे लेने हैं। एबी ओहो, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, एबी तो नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो हम, हाँ एबी से हमने पैसे लेने कितने, 1,50,000। हमारा वो ट्रेड पेबल था, लाइबिलिटी था वो कंपनी, और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने 1,50,000 उससे लेने, हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, एसेट है हमारा, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। इतने पैसे हमने रिकवर करने हैं, लेने हैं। इस एंट्री में हमने उसको पेमेंट कर रहे हैं, इन्हीं पैसों की हम पेमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर और इन द फॉर्म ऑफ बैंक ऑल्सो। लेकिन ये एडिशनल एंट्री पास करते हैं किसकी, रियलाइजेशन अकाउंट की, जो हमें पास करनी पड़ती है बिजनेस परचेज के क्वेश्चन में। ठीक होगी जी बात। अब जब हम इसके सवाल मजीद सॉल्व करेंगे, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि सवाल कैसे क्वेश्चन में दिया होता है, अगर आप देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। ये देखें जी, ये कहते हैं जी कि आपके अंजलि और बेले दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट 3:2 के हिसाब से शेयर हो रहा है और उनकी बैलेंस शीट पार्टनरशिप की दी हुई है, और पार्टनर एग्री कर रहे हैं कि वो लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं आपस में मिलकर, एक्स वाई लिमिटेड, टू टेक ओवर द बिजनेस। टू व्हीकल्स वर टेकन ओवर बाय द पार्टनर एट द फॉलोइंग वैल्यूज, रिमेनिंग एसेट्स में दी हुई हैं, ये इसकी फेयर वैल्यूज है, इन पर आप एसेट जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं। कहता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल के पैसे पार्टनरशिप बिजनेस खुद कलेक्ट कर रहा है, ट्रेड पेबल्स को पार्टनरशिप बिजनेस खुद पे कर रहा है, रिलेशन एक्सपेंसेस भी पार्टनरशिप बिजनेस खुद पे कर रहा है, और परचेज कंसिडरेशन जो तय पाई है वो 2,55,000 है, और कैसी बनी है, 60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बाकी बैलेंस जो है वो शेयर की सूरत में पे किया जा रहा है प्रीमियम पर। कहते हैं जी इसका आपने अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट भी हम इसकी बना सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में बना के दिखाऊं। तो अब आप अपना कल के पेपर की इंशाल्लाह तैयारी करें, और अच्छा, रिकॉर्डिंग सर बंद कल करते आगे हैं। डिस्कस करेंगे मजीद ऑनवर्ड्स। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, तो रिकॉर्डिंग तो बंद करते हैं। क्योंकि मैंने सवाल तो कोई सॉल्व करवाया नहीं है सच, सिर्फ बस जनरल सी इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स बताई हैं। सवाल हम सॉल्व कराएंगे तो सवाल सॉल्व करना कोई इतना मसला नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। सिर्फ फर्क ये है कि आपको जहन में ये होना चाहिए कि देर आर टू डिफरेंट पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर। वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलिंग बिजनेस, जो सेल हो रहा है वो अपना रिलेशन अकाउंट बनाएगा, कैपिटल अकाउंट बनाएगा, बिजनेस डिसॉल्व करेगा, बैंक से क्लोज करेगा कैपिटल अकाउंट को, और उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और फ्रॉम द न्यू कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें क्या होगा कि वो गुडविल की कैलकुलेशन करेगी नई कंपनी, और शेयर इशू करेगी किसको, पार्टनरशिप बिजनेस को, जो पेमेंट करनी है उसने परचेज की वजह से, और जो बैलेंस शीट अगर उसकी पहले से बनी हुई है या नहीं बनी हुई, जो एसेट्स पार्टनरशिप बिजनेस के हैं वो नई कंपनी के एसेट्स में मर्ज हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल ऐड हो जाएंगे, यानी अगर आप प्रीमिसेस टेक ओवर कर रहे हैं तो नई कंपनी की प्रीमिसेस में ऐड कर देंगे उसको हम, तो उसको इस तरीके से हम टेकअप जो है वो करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कल हमारी क्लास अपने टाइम पे ही होगी, 8:30 पे होती है, 8:30 पे क्लास करूँगा मैं, और बिजनेस परचेज की क्लास ही हम लेके चलेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। सर